कि एक सरपंच का पढ़ा लिखा और समझदार होना कितना आवश्यक है। तो पहले के जो सरपंच थे वो अधूरे हो गए। गांव के परिप्रेक्ष्य में सरपंच का नजरिया किस प्रकार का होना चाहिए? सरपंच कराना चाहता है लेकिन गांव में आपस के मतभेद के कारण वो चीजें अटक जाती है। बूढ़े बुजुर्गों की राय भी जरूरी है कहीं ना कहीं, कि हम तो इस चीज के बारे में रूबरू नहीं है, अवेयर ही नहीं है। तो वो इस जाति का है, वो इस जाति का। सत्ता मिलने के बाद, अपने पद पर स्थापित होने के बाद अपना रवैया बदल लेता है। ये बेसिक चीज होती है और ये मतलब सही तरीके से होना बहुत जरूरी है। नमस्कार साथियों, मैं ओम प्रकाश एक बार फिर से आपसे जुड़ा हूं हमारे चैनल नो एंड ग्रो के माध्यम से, जहां हम रोज एक नए विषय के साथ आपसे जुड़ते हैं। इस बार का जो हमारा ये एपिसोड है, इसके आने में थोड़ा ज़्यादा वक्त लग गया है क्योंकि बीच में किसी कारण से हम शूट नहीं कर पाए, लेकिन कुल मिलाकर अब ठीक है। हम वापस इसी रवैये पर निकले हैं जिसमें हम रोज़ एक नए विषय के साथ आपसे जुड़ते हैं। आज का हमारा जो विषय है वो वैसे ही एक धरातलीय विषय है जैसा हम पीछे उठाते आए हैं। आज का हमारा विषय है पिछले विषयों की तरह कि कैसे हमारी जो स्थानीय स्थिति है उसको सुधारा जा सकता है, हमारा विकास कैसे हो सकता है। उसी से जुड़ा हुआ हमारा विषय है जो कहीं ना कहीं हमारे मूल में समाहित है। हमारा विषय है कि कैसे एक बेहतर सरपंच का चुनाव करें। अभी जो आगे ग्रामीण क्षेत्रों में चुनाव होने वाले हैं, पंचायतों के चुनाव होने वाले हैं, उनमें एक बेहतर सरपंच का किस प्रकार से चुनाव करें, सरपंच में क्या क्या खूबियां ऐसी होनी चाहिए जिसके द्वारा हम जिनको देखकर हम उसको उस पद पर स्थापित करें। क्योंकि ये उतना ही ज़रूरी है जितना ज़रूरी हमारे घर में किसी मुखिया के हाथ में सारी घर की बागडोर सौंपना होता है। क्योंकि पूरा गांव एक इंसान के हाथ में होता है। पूरे गांव का विकास प्रशासनिक तौर पर अगर देखें तो एक इंसान के हाथ में होता है, और उस इंसान का बेहतरीन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, मेरे साथ है हमारी टीम के मेंबर जीवन राम और दया शंकर, जिनके साथ आज हम मिलकर इस विषय पर चर्चा करेंगे। तो आज के विषय में हम जो भी चर्चा करेंगे वो मुद्दा ये रहेगा कि किस प्रकार से हमारे गाँव में विकास हो सकता है और कहाँ पर वो त्रुटियां, वो बाधाएं आती है जिनसे विकास अवरुद्ध होता है या रुकता है। इसी विषय पर आज की हमारी चर्चा रहेगी। और इसमें जो मूल जो बातें हैं जिनके द्वारा कहीं ना कहीं हमें लगता है कि इस जगह अगर जो एक अच्छा कैंडिडेट होता या अच्छा उम्मीदवार होता तो वो शायद इस परिस्थिति को संभाल भी सकता था। तो उन परिस्थितियों को शुरुआत से ही हम कैसे चुनावों की शुरुआत से लेकर साथ चल सकते हैं, उन्हीं विषयों पर हमारी चर्चा रहेगी, जिनसे हमारे गांव का विकास ज़्यादा से ज़्यादा बेहतरीन हो, प्रत्येक गांव का विकास बेहतरीन हो। ये सिर्फ एक हमारे गांव के लिए ज़रूरी नहीं है, ये प्रत्येक गांव पर लागू हो सकती है जो हमने अपनी विचारधारा से सोचा है। तो इसी विषय में आज का जो हमारा पहला प्रश्न रहेगा या चर्चा का विषय रहेगा वो ये है, एक सरपंच का पढ़ा लिखा और समझदार होना कितना आवश्यक है। क्योंकि पढ़ा लिखा सरपंच है वही अगर सही मायनों में देखें तो सरकार की योजनाओं को समझ सकता है, कानूनों को, अधिकारों को समझ सकता है, गांवों के लोगों से उन सब को जोड़ सकता है। तो हमारा आज का पहला विषय या चर्चा का विषय यही है कि एक सरपंच का पढ़ा लिखा और समझदार होना कितना आवश्यक है। जी, मैं अपने साथियों से इस पर मंतव्य चाहूँगा। जी बिल्कुल, धन्यवाद ओम प्रकाश। आपने पूछा है कि मतलब चुनाव करते हैं हम सरपंच का, तो वो पढ़ा लिखा होना कितनी आवश्यकता है उसमें। विकास कार्य में बाधा, पढ़ा लिखा होना विकास कार्य में बाधा का रूप लेता है क्या? तो हाँ, कुछ हद तक पढ़ा लिखा होना जरूरी है। और एक पढ़ा लिखा डिग्रीधारी होना मेरे मायने में वो भी बिल्कुल जायज़ बात नहीं है कि बिल्कुल ये डिग्रीधारी है और ये विकास कार्य करा सकता है। हाँ, पढ़े लिखे के साथ जो ज्ञान होता है, शिक्षित होना, समझदारी होना, वो जरूरी है जी। क्योंकि हम पढ़ते आ रहे हैं, कितने ही बड़े बड़े अपने इतिहास उठा के देखें तो बड़े बड़े लोग हैं जो डिग्रीधारी नहीं थे लेकिन समाज के विकास के में उनका बहुत बड़ा योगदान था। तो एक डिग्रीधारी होना पूरी तरह से ये जायज़ बात नहीं है, लेकिन पढ़ा लिखा होना, ये बिल्कुल पढ़ा लिखा होकर समझदार, शिक्षित, ज्ञानवर्धक होना बहुत ही आवश्यक है, जिससे वो जिन मुद्दों में त्रुटियां आ रही है, विकास में कहीं पर भी बाधा आ रही है, तो उन त्रुटियों को वो समझ के साथ निपटा के विकास कार्य कर सकता है। विकास कार्य करे तभी वो सही मायने में सही होता है। जी बिल्कुल। नमस्कार। सबसे पहले तो माफ़ी चाहेंगे कि हमारा ये वीडियो काफ़ी लेट हो गया है, और अगर मैं जो ओम प्रकाश ने प्रश्न पूछा था उस पर अगर आऊँ तो कितना ज़रूरी है जो सरपंच का कैंडिडेट होता है उसका पढ़ा लिखा होना या फिर समझदार होना।
इसमें सबसे पहले बात ये आती है कि अगर सरपंच जो कैंडिडेट है अगर वो पढ़ा लिखा है तो उससे हम एक चीज़ एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि उसने मान लीजिए अगर कंट्री का माने तो या फिर फॉरेन का माने तो जो स्ट्रक्चर होता है एक वो पढ़ रखा होता है, तो उसमें कहीं पे कोई चीज़ करने पे क्या दिक्कत आती है वो पढ़ी हुई होती है। तो ऑब्वियस सी बात है कि उसकी पहले अगर पढ़ी हुई होती है तो वो गलती नहीं करेगा दोबारा। जी बिल्कुल। और दूसरी बात, अगर पढ़ा लिखा होता है तो हम ये भी चीज़ एक्सपेक्ट करते हैं कि बेसिक नॉलेज उसको हर चीज़ों का अलग रहता है। हाँ तो बिल्कुल। अब कोई भी चीज़ जैसे ये डिजिटलाइजेशन आ गया, तो पहले के जो सरपंच थे वो बेशक वो अपने जो कार्यकाल है उसमें निपुण थे, पर ये चीज़ें जब शामिल हुई तो वो एक तरह से अधूरे हो गए क्योंकि उनको इस चीज़ के बारे में नॉलेज नहीं है। नॉलेज नहीं है वो। तो ये जो जो नई योजनाएं अपडेट होती है या फिर जो कहीं पे भी कोई भी काम को लेकर अगर फेलियर रहा हुआ है तो उससे वो समझ सकता है और वो अपने कार्यकाल में वो फेलियर, कम से कम वो फेलियर नहीं करेगा। अगर बिल्कुल। दूसरा हो जाता है तो वो अलग बात है, वो नहीं करेगा। और एक बात और कि मान लीजिए कोई भी अगर दो या दो से ज़्यादा बात हो जाती है तो उनके बीच में उसको चुनाव करना पड़ता है कि कौन सी बात मतलब सर्वोपरि रखनी है। जी बिल्कुल। तो वो क्रिटिकल थिंकिंग आपके अंदर ज़्यादातर तभी आती है जब आप पढ़ोगे, हम्म। क्योंकि जो नियम होते हैं हर चीज़ के वो नियम आप पढ़ाई में ही पढ़ सकते हो, ऐसे तो बहुत कम चांसेस है कि पढ़ पाओ आप। और बहुत सारे लोगों के विचार भी तभी पढ़ हाँ, पाते हो तभी आप। पढ़ हाँ। पाते हैं जो भी मान लीजिए फिलोसफर हैं या फिर जो भी अपने जीवन में जिन्होंने महान कार्य करे हैं हाँ। उनको पढ़ोगे तभी आपको पता चलेगा कि उन्होंने क्या बात फॉलो किया था। जी वो मतलब बात फॉलो हाँ, करके वो मतलब एक जगह पर पहुंचे थे। उस स्थिति पे उनके विचारों से आप संबंधित हो हाँ, पाओगे, वो जुड़ कनेक्ट कर पाओगे। पाते हैं आप उस कनेक्ट कर हिसाब पाओगे। से। जी बिल्कुल। तो जी, जैसा कि जीवनराम ने और दयाशंकर ने बताया है कि एक सरपंच का पढ़ा लिखा होना कितना आवश्यक होता है। ये ठीक वैसे ही है जैसे मान लीजिए कि सूरज है, रोज हमारे घर के आगे आता है, दस्तक देता है, प्रकाश लेके आता है। वो प्रकाश अंदर तभी आता है जब हम दरवाजा खोलते हैं और घर प्रकाशमान हो जाता है। तो सरपंच का पढ़ा लिखा होना भी उस सूरज की तरह ही है, जो अपने साथ प्रकाश लेकर आता है। और उस प्रकाश से जिस प्रकार सूरज अपने घर को उजायमान करता है, रोशनमय करता है, पूरी धरती को रोशनमय करता है, उसी प्रकार से वो सरपंच जो है, जितने क्षेत्र पर उसका कार्यभार है, वो उस सारे क्षेत्र को उजायमान कर देता है। क्योंकि एक, जैसे मान लीजिए दयाशंकर ने बताया कि एक संबंध होना, किसी के विचार के साथ संबंधित होना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। किसी एक मान लीजिए जैसे मैं एकदम तुच्छ श्रेणी का इंसान हूँ, तो अब अगर मुझे महान बनना है तो उसके विचार को जानना ज़रूरी है। और उसके विचार को तभी जान पाऊंगा जब मैं उनके विचारों को किसी प्रकार से या तो पढ़कर जान पाऊंगा या उनसे पूछकर जान पाऊंगा। अगर वो इंसान चला गया है इस जहान से, फिर मैं उनके विचारों को पढ़कर या कहीं से जान समझकर, जैसा जीवनराम ने बताया कि समझदार होना ज़रूरी है, तो कहीं से सोशल मीडिया के माध्यम से जानकर या समझकर मैं उनसे अपने आप को संबंधित कर पाऊंगा। तो इन्होंने जैसा बताया कि एक सरपंच का पढ़ा लिखा होना बहुत ज़्यादा आवश्यक है, और ये मैं भी इस बात से एग्री करता हूँ कि एक सरपंच का पढ़ा लिखा होना बहुत ज़रूरी है, जिनसे हमारे क्षेत्र का, हमारे स्थानीय क्षेत्र का जो है विकास ज़्यादा से ज़्यादा हो सके। तो चर्चा की इसी कड़ी में हम हमारे अगले विषय पर चर्चा करते हैं, जिसमें हमारा अगला विषय है कि गांव का जो सरपंच बनने का जो उम्मीदवार है, उसका गांव की असल में जो समस्याएं हैं, जैसे पानी की समस्या है, जैसे सड़कों की समस्या है, जैसे शिक्षा की समस्याएं हैं, उनके प्रति गांव के परिप्रेक्ष्य में सरपंच का नज़रिया किस प्रकार का होना चाहिए, मैं अपने दोस्तों से जानना चाहूँगा। जी, जिस हिसाब से इन्होंने बताया कि जो बेसिक ज़रूरतें होती है, पक्के रास्ते मान लीजिए, जी बिल्कुल। पीने का पानी मान लीजिए, तो ये तो चीज़ें शुरुआत से देखते आ रहे हैं क्योंकि ये बेसिक चीज़ें होती है और ये मतलब सही तरीके से होना बहुत ज़रूरी है। कहीं पे अगर जो भी गाँव में जितने मान लीजिए पानी के कनेक्शन है, तो वो प्रॉपर तरीके से है या नहीं है? अगर नहीं है तो उनको सही तरीके से करवाना। और रास्ते हैं, तो कच्चे रास्ते हैं तो सीधी-सी बात है वहाँ पे कीचड़ इकट्ठा होगा जी और बिल्कुल। वो ऊबड़-खाबड़ होंगे। और ऊबड़-खाबड़ होंगे तो आजकल तो ऑब्वियस सी बात है कि व्हीकल इतने ज़्यादा हो गए हैं कि वो वहाँ से गुजरते हैं तो बहुत ज़्यादा डस्ट उड़ता है। जी जो कि बिल्कुल। जो आस-पास में उस गली के या उस रास्ते के आस-पास में रह रहे हैं उनके लिए वो हाँ, एक समस्या का ही ग्रह है। वो समस्या का घर है, उनके लिए जी वो बिल्कुल। स्वास्थ्य प्रदक तो है नहीं। हाँ। तो वो सड़कें पक्की बनवाना। और दूसरा, और शिक्षा में भी केवल गाँव के जो स्कूल होते हैं उनकी ज़िम्मेदारी नहीं होती। जो गाँव का मुखिया जैसे बताया सरपंच, उनकी भी काफ़ी हद तक ज़िम्मेदारी होती है। वो प्रॉपर उनकी निगरानी रखे कि किस हिसाब से पढ़ाई चल रही है स्कूल में, पानी पीने का पानी है या और भी जितनी व्यवस्थाएँ हैं वो सारी है या नहीं है। कोई भी अगर बच्चों की ज़रूरत है तो उस ज़रूरत को पूरा करना। और बाकी मैं इसमें ये भी ऐड करना चाहूँगा कि
बेसिक ज़रूरतों के हिसाब से सरपंच को मान लीजिए मंथली या फिर क्वार्टरली एक मीटिंग रखनी चाहिए, जिसमें जो एकदम फ्री मीटिंग हो। ऐसे नहीं कि उसमें केवल उसी विषय की बात होगी। उसमें हाँ, फिर गाँव वालों को पूछना चाहिए कि भई मुख्य रूप से आपको किस-किस समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। जी, तो उस हिसाब से वो फिर बताएँगे और अपने अकॉर्डिंग सबसे बात करके और उन समस्याओं का वो निदान निकाले फिर। जी बिल्कुल। जैसा कि दयाशंकर ने बताया कि इन चीज़ों पे समाधान का एक बहुत ही बेस्ट ज़रिया यही हो सकता है कि गांव के अंदर सरपंच को मीटिंग रखनी चाहिए। मीटिंग रख के बूढ़े बुजुर्गों को, युवाओं को संगठित करके उनको मिलजुल कर इन समस्याओं का जो सड़क बननी है या शिक्षा हाँ, शिक्षा का से जो संबंधित है कोई भी। स्कूल का जो शिक्षक में बाधाएं हाँ, आती है, बाधाएँ आती हैं। तो इन जो भी ये मुद्दे हैं गांव के, इनका एक ऐसे ही समाधान हो सकता है कि सबको इकट्ठा करके मीटिंग करके उनके ऊपर जो भी उसमें अड़चने आ रही है उनसे डिस्कस करके इन चीज़ों का समाधान हो सकता है। जी, बिल्कुल, नहीं तो सरपंच कराना चाहता है लेकिन गांव में आपस के मतभेद के कारण वो चीज़ें अटक जाती है। अटक जाती है, बिल्कुल। तो इसका ये सबसे बेस्ट तरीका है कि गांव के जितने भी युवा हैं, और जैसा कि पढ़ने लिखने की बात यहाँ पे आ जाती है कि डिजिटल डिजिटल दुनिया है, तो इसमें मोबाइल के जरिए ग्रुप बना के बूढ़े बुजुर्गों को इकट्ठा करके इनमें मीटिंग करके ये बेस्ट तरीका है। इससे बहुत से समस्याओं का हल हो सकता है। जी, धन्यवाद। जैसा कि इन दोनों ने बताया कि एक सरपंच का इन सब चीज़ों के प्रति कैसा रवैया होना चाहिए। जैसे जीवनराम ने बताया कि एक मीटिंग है, गाँव में जो मीटिंग होती है समस्याओं को लेके, जिनको पहले सभा कहते थे, गाँव लोगों को कहते थे सभा होती थी, ग्राम ग्राम सभा। सभा। ग्राम सभा होती थी। तो वो ग्राम सभा आजकल हमें देखने को नहीं मिलती है। वो ग्राम सभाएँ शायद पहले इसीलिए होती थी कि लोग भोले-भाले होते थे, लेकिन उनको इतना ज़रूर मालूम था कि हमारी जो समस्याएँ, हमारे सामने जो समस्याएँ आ रही हैं, उनका समाधान हमें ग्राम सभा में जाकर ही मिल सकता है। वहाँ से हम सुनेंगे, जानेंगे, अपना परिप्रेक्ष्य रखेंगे, अपना परिदृश्य रखेंगे और उनका परिदृश्य समझेंगे, जिसके द्वारा हमें इन समस्याओं से जो है समाधान या राहत मिल सकती है। जैसा कि इन्होंने बताया कि मीटिंग ज़रूरी है। युवाओं की मीटिंग ज़रूरी है, पढ़े-लिखे लोगों की मीटिंग ज़रूरी है और बूढ़े-बुजुर्गों की राय भी ज़रूरी है कहीं न कहीं, जिनसे हमारे जो आगे समस्याएँ आ रही है, जिन लोगों को उन समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, उन लोगों को उन मीटिंग में लाना, आना कितना ज़रूरी है, ये इन्होंने बताया है। क्योंकि जब हम संगठित होकर रहेंगे, एकत्रित होकर रहेंगे और एकत्रित होकर, इकट्ठे होकर किसी एक समस्या के ऊपर समाधान को ढूँढेंगे, तो कहीं न कहीं हम समस्या का समाधान ज़रूर पाएँगे और मिलता भी है। ऐसी बात नहीं है कि किसी समस्या का समाधान नहीं है। जैसा कि हमने अभी कुछ गाँव में समस्याएँ देखी थी और उनका निदान करना चाहा और निदान हमने पाया भी है निदान। अगर ये जो मतलब ग्राम मीटिंग होती है, इसका अगर मैं छोटे लेवल पे, मतलब छोटा तो क्या, वैसे तो बहुत बड़ा लेवल है, पर एक मैं उदाहरण देके आपको बताना चाहूँ कि मान लीजिए कोई भी प्रोडक्ट है, अगर उदाहरण ले लेते हैं व्हाट्सएप का, तो उसके जितने भी यूज़र हैं, तो उन यूज़र से फीडबैक, मतलब ये एप्लीकेशन जितना ज़्यादा फीडबैक लेगी, वो उतना सीमलेसली वर्क करेगा। जी, क्योंकि बिल्कुल। जो कोई भी प्रोडक्ट के कोई यूज़र होते हैं, तो वो यूज़र हैं, वो उसमें खामियाँ बताते हैं फिर उनको, हाँ, कि ये खामियाँ हैं, वो फीडबैक देते हैं। जी, और जो कंपनी वाले होते हैं, वो उस चीज़ पे काम करते हैं। काम करते तो हैं। उनका वही है, उतना जो यूज़र एक्सपीरियंस है, वो बढ़ता जाता है। तो सेम चीज़ ये मीटिंग का भी यही मायना रहता है कि आप जितना ज़्यादा उसके यूज़र है, जैसे आपने अगर गाँव में माने तो गाँव वाले हैं, तो वो एक टाइप से यूज़र हो गए। तो सरपंच जितना ज़्यादा उनसे फीडबैक लेता रहेगा, चीज़ें उतनी ज़्यादा सुधार में आएँगी। जी, क्योंकि बिल्कुल। वो यूज़र हैं, वो समस्या बताएँगे अपनी कि हुँ, हमारी ये समस्या है, और वो फिर उन पे काम करेंगे। तो ये कुछ इस तरह का ही सिस्टम है, जितना ज़्यादा लोगों से फीडबैक लोगे, उतनी ज़्यादा समस्या आपके पास आएगी, और आप समस्या आपके पास आएगी, तो आप फिर समस्याओं का अनुदान निकालेंगे। मतलब उनसे जुड़ना ज़रूरी है बहुत ज़रूरी है। ज़्यादा, ज़रूरी फीडबैक लेना ज़रूरी है, क्योंकि बहुत ज़रूरी। सारी समस्या ऐसी भी होती है, कई कभार अगर वो काम पड़ता है तो हम जाते हैं, तो वो जो भी मान लीजिए कोई प्रशासन मान लीजिए, या फिर कोई इस टाइप के नेता लोग मान लीजिए, वो बोलते हैं कि हम तो इस चीज़ के बारे में हाँ, रूबरू ही नहीं है, अवेयर ही नहीं है। तो इस चीज़ में वही कमी रहेगी ना, क्योंकि उनको पता नहीं है, और पता कैसे चले जब इस टाइप की मीटिंग्स वगैरह रखे, हाँ। उसमें पता चलेगा फिर उस चीज़ का तब। जी, धन्यवाद। इसी चर्चा की कड़ी में हमारा जो अगला चर्चा का विषय है, वो ये है, एक सरपंच उम्मीदवार का समरसतापूर्ण होना कितना ज़रूरी है। समरसतापूर्ण शब्द का यहाँ अर्थ है कि एक सभी को एक साथ लेके चलना। सभी जाति के लोगों को, सभी धर्म के लोगों को, सभी वर्ग, प्रत्येक वर्ग के लोगों को एक साथ लेके चलना यहाँ कितना ज़रूरी होता है। क्योंकि असल में अगर देखें, तो उस सरपंच का कार्यक्षेत्र वही
है जहाँ वो चुना गया है, जिन लोगों के द्वारा चुना गया है। अब वहाँ ऐसा तो है नहीं कि एक ही जाति के, एक ही धर्म के या एक ही वर्ग के लोग रहते हैं। अलग अलग जातियों के, अलग अलग धर्म के, अलग अलग वर्ग के लोग होते हैं जिन्होंने मिलकर उनको उस पद के लिए चुना है। और जिन जिन जातियों ने चुना है उन सब जातियों को एकजुट करके एक साथ लेकर चलना उसके लिए कितना ज़रूरी होता है, मैं अपने साथियों से इस बारे में थोड़ा जानना चाहूँगा। जी जी बिल्कुल, आपने कहा है कि समरसता पूर्ण तरीके से सभी को साथ लेकर विकास की दौर पे चलने का। जी बिल्कुल। बिल्कुल, मेन बाधा देश में देखो, दुनिया में देखो, गांव देहात में देखो, मेन बाधा विकास के आगे रोड़ा, सबसे बड़ा रोड़ा यही है कि एक तो जातिवाद में बंटना, क्षेत्रवाद में बंटना, भाषावाद में बंटना। धर्मवाद इन में। मुद्दों पर राजनेता करते हैं और इनसे आम जनता को ही नुकसान होता है। जी जी बिल्कुल, ये छोटे स्तर से ले तो अपने गांव में ये होता है, जातिवाद में बढ़ जाना, क्षेत्रवाद में बढ़ जाना, इस मुद्दों पर चुनाव होता है, विकास को कहीं पर भी पीछे, कहीं पर ही छोड़ देते हैं पीछे। हाँ उनके ऊपर विकास के मुद्दों पर बात ही नहीं करते। जी बिल्कुल, ये मेन मुख्य रोड़ा यही है। जब तक अपन लोग जातिवाद में या क्षेत्रवाद में बंटे रहेंगे, परिवारवाद में, तब तक विकास कार्य बहुत। और ना ही एक बेहतरीन उम्मीदवार को चुना जा सकता है। हाँ बिल्कुल, बेहतर उम्मीदवार को नहीं चुना जा चुना सकता, जा क्योंकि सकता वो है। अपना स्वार्थ हो जाता है और इस बहकाव में आ जाते हैं कि वो इस जाति का है, वो इस जाति का है, जी वो इस हाँ, क्षेत्र का है, वो इस। ये एकदम तुच्छ श्रेणी की बात है, अगर सही हाँ मायने में बिल्कुल, देखें तो बहुत तुच्छ श्रेणी। इन चीजों में अवेयरनेस बिल्कुल हमको जनता को होना पड़ेगा, तब तक के विकास कार्य बाधित होता रहेगा। क्योंकि सरपंच अगर बन जाए, कोई सरपंच हो, वो कार्य कराना ही चाहिए, वो कराना चाहिए। ऊपर से बजट आता है तो वो कहीं ना कहीं पर लगाएगा बजट, तो ही उसको कुछ रुपए, उस प्रतिशत उनको बचत होती है, तो वो कराना चाहता है। लेकिन जो विपक्ष होता है, जो जातिवाद में बंटे होते हैं, वो कार्य करने नहीं देते, उसमें बाधित वो अड़चने करते हैं। तो वो बाधित न होके मिलजुल कर उस कार्य को बेहतर बनाना उनका कार्य होता है। अपन, हमारा काम होता है, जनता का काम होता है कि वो कार्य बेहतर कैसे हो, ना कि तो उसमें उसमें अड़चने। सबका सहयोग जरूरी है। बिल्कुल सहयोग, और सहयोग जातिवाद और हाँ। क्षेत्रवाद, ये इनको छोड़े बिना देश में, गांव में कहीं पर भी विकास कार्य संभव नहीं है। हाँ, वो एक मतलब प्रत्येक क्षेत्र देश का हिस्सा ही है। बिल्कुल बिल्कुल, और हर जगह एक छोटे स्तर पे देखा जाता है, ऐसे ऐसे करके बहुत बड़े स्तर पे हो गया ये बिल्कुल। जातिवाद, धर्मवाद, वर्गवाद ये हो गया। तो इस कारण से किसी भी क्षेत्र का विकास नहीं देखा जा रहा है। जी मैं दयाशंकर से जानना चाहूंगा इस बारे में, इसका इनका क्या मन है। जी, जैसा इन्होंने बताया कि एक सरपंच उम्मीदवार या सरपंच का समरस होना कितना जरूरी है, जी तो ये चीज़ तो कुछ वैसी होगी कि आपको बीज बोने से पहले ये चीज़ ध्यान में करनी होगी। जैसे आपने स्टार्टिंग में पूछा कि एक सरपंच का पढ़ा लिखा होना कितना जरूरी कितना है, जरूरी, तो बिल्कुल। ये चीज़ उससे कनेक्ट करती है। क्योंकि मोस्ट ऑफ द पीपल्स में अगर माने, जो मान लीजिए चुनाव में उतरते हैं, तो वो ऑब्वियस सी बात है, पहले एक समाज सेवी बनकर कार्य करते हैं। जी वो उतरे हुए होते हैं, तो उनकी छवि 99% हम पता लगा सकते हैं कि किस प्रकार की छवि है। जी तो ये चीज़ें तो उसी टाइम पता चल जाती है कि इसका मुख्य टारगेट क्या है। अगर पढ़े लिखे की बात करें, सही तरीके से पढ़ा लिखा है, तो वो सबको समान रूप से देखेगा। और जो पढ़ा लिखा नहीं है, तो उसको और तो कुछ चीज़ें दिखती नहीं है, वो एक विशेष चीज़ को टारगेट करेगा। टारगेट करता है, चाहे वो एक समूह हो, चाहे वो जाति का हो, चाहे धर्म का हो, या फिर कोई वर्ग का हो, उसका वही उद्देश्य हो जाता है फिर। वही उद्देश्य हो जाता है। तो सबसे पहले मतलब इस समस्या का निदान वहाँ से ही सही तरीके से हो सकता है, और सबको साथ में वही लेके चल सकता है जिसकी थिंकिंग क्रिटिकल हो। जी क्योंकि सबके अलग अलग मंतव्य होते हैं, जी उन मंतव्य को सुन के फिर बाद में एक मंतव्य जो सबके लिए सही हो, सही हो, उसका चुनाव करे। उसका चुनाव करना, वो पढ़ा लिखा हो सही तरीके से वही कर सकता है। बिल्कुल सही बात है। और रही बात बाकी और चीज़ों की कि कोई भी मान लीजिए धर्म के प्रति काम, या फिर कोई भी निजी है, कोई भी कैसे है, तो उसमें तो फिर जनता का भी दायित्व बनता है कि वो आवाज़ उठाएं। उनका आवाज़ उठाना जरूरी है, क्योंकि वो आवाज़ उठाएंगे तो फिर उनको भी पता चलेगा कि ये जो हम कोई भी चीज़ को विशेष लेकर चल रहे हैं, ये अब चलने नहीं देंगे। जनता आवाज उठाए कैसे? जनता की आंखों पर ही तो पट्टी बांध रखी है। बिल्कुल बिल्कुल, भ्रमित जनता की कर आंखों रखा पर पट्टी बांध इन्होंने रखी है। है। नहीं, जनता के ऊपर से हो भले कहीं से हो, नहीं, जनता में ऐसा लेकिन जो ये इस प्रकार से हो हाँ। गया है कि मान लीजिए हमारे गांव में एक जाति है जो 60% है। हमारे गांव में मान लीजिए, क्षेत्र में मान लीजिए, देश में मान हाँ। लीजिए, एक जाति है जो 60% है, तो उनमें से 30% ऐसे मिल जाएंगे जिनकी अवेयरनेस नहीं है। हाँ। अवेयरनेस जीरो है। केवल वो यही जानते हैं कि हमारा संगठन है, हमारा समूह है, हम जो 40% बचे हुए हैं ना, उन पर हम दबाव डाल सकते हैं, हम उनका शोषण कर सकते हैं। तो इस प्रकार से नेता जो है वो भी
ये समझ जाता है कि ये 30% है, ये तो आएंगे ही आएंगे। हाँ तो इसमें जो 60% है उनमें से और आधे आधे हो जाएंगे। इस प्रकार से वो करता है, तो वो जातिवाद यहाँ से ऐसे घर कर जाता है। लेकिन इन चीज़ों को अवेयरनेस जब तक बड़ा समूह होता है तो उनमें अवेयरनेस होना जरूरी है। जो शोषण के जाति में बंट के संगठन में दूसरा का शोषण करने की सोचते हैं, इनमें ये बहुत जरूरी है कि हर व्यक्ति इन चीजों को पीछे छोड़े, जातिवाद को अपने आप में जागरूक हो। बिल्कुल और इसमें वो भी है ना कि आज का अगर शिक्षा स्तर देखें तो उस टाइप का नीचे नहीं रहा है, हाँ। काफी हद तक बढ़ चुका है। तो अगर जैसे आपने 60% बताया, तो मान लीजिए वो अगर अपन एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन ले, तो मान लीजिए वो 60 घर मान लेते हैं, तो ऑब्वियस सी बात है ना, उसमें 60 घर में एक जना तो पर घर में पड़ा हुआ होगा। बिल्कुल। और अगर 60 में नहीं माने तो 50 घर में तो होगा ही होगा। और मतलब हमने ऐसे ही बहुत जने देखे हैं, हमारे गांव की अगर बात करें तो उनके विचार सही है, अगर वो आवाज उठाए ना तो वो बदलाव ला सकते हैं जी, वो पर बुलंदी पर वो पहुंच सकते हैं। और ये बदलाव आस पास बदलाव देख सकते हैं। पर वो क्या है, जब भी उनको ऐसी बातें बोलते हैं कि आप तो इतना जानते हो, आपको बोलना चाहिए, तो फिर वो यही बोलते हैं कि हमें क्या मतलब है इस चीज से। हाँ तो अब ऐसे एक एक करके फिर बाद में वो बातें दब जाती है। हाँ, कहीं ना कहीं ये जो मतलब साधने वाली बात है ये छोड़नी पड़ेगी। और जो आज का युवा पढ़ा लिखा है, वो घर में अगर केवल उसके अकेले की वैसी सोच है, तो उसको वो चीजें शेयर करनी चाहिए घर जी में, बिल्कुल। क्योंकि वो घर वालों के लिए ज्यादा प्रभावी होती है। जब उनका खुद की मतलब अगर औलाद के बारे में बात करें, अगर वो चर्चा करेगा तो वो ज्यादा बाहर वाले अगर बोलेंगे तो वो उस चीज को सीरियस नहीं लेंगे। बिल्कुल अगर बाहर से थोड़ा बहुत सुन के आते हैं और अगर उनके घर में भी उनके जो बच्चे पढ़ रहे हैं वो वैसी बातें करते हैं, तो वो ज्यादा ऑथेंटिक हो जाती है। उनको फिर थोड़ी समझ में आ जाती है कि ये जो मतलब नेता लोग हैं, ये ऐसी चीजें फैला रहे हैं, ये काम की बात नहीं है। जी तो बिल्कुल। उस हिसाब से है, अगर आप इस चीज़ों के बारे में जानते हो तो आपको घर पे बैठ के इस चीज़ों के बारे में डिस्कस करना चाहिए। आपके जो पेरेंट्स हैं उनको भी सही तरीके से इसके बारे में समझाना चाहिए कि ये जो चुनाव वगैरह होते हैं, इनमें मुख्य प्रोपेगेंडा क्या होता है और हमें उससे कैसे बच के रहना चाहिए। जी धन्यवाद। हमारे दोनों मित्रों के मंतव्य को सुनकर ये तो निर्धारित हो गया कि सबसे बड़ा विकास का अगर रोड़ा देखें तो यही है, धर्मवाद, जातिवाद और ये वर्गवाद। जिस कारण से ये अगर हम देखें तो पंचायती राज का चुनाव शायद 1950 के बाद 52-53 के आसपास शुरू हो गया था। 52-53 के बाद से शुरू हो गए थे। तब से लेकर आज तक हम विकास नहीं देख पा रहे हैं, तो हम इन मुश्किलों को समझ क्यों नहीं पा रहे हैं कि समस्या आ कहाँ रही है। और समस्या का हमें पता भी है, पर हम उन समस्याओं का समाधान नहीं चाहते हैं। उन समस्याओं को इसी प्रकार से खड़ा रखना चाहते हैं जिस प्रकार वो थी हमारे सामने। जैसा कि जीवनराम ने बताया कि ये सबसे बड़ी समस्या है कि धर्मवाद, जातिवाद। अब छोटा स्तर है, जैसे मान लीजिए गांव है तो वहाँ जातिवाद चलता है। अगर उससे बड़े स्तर का है तो धर्मवाद पे बात आ जाती है, क्योंकि वहाँ तो भी जातिवाद तो काम कर नहीं सकता, एक जाति तो काम कर नहीं सकती, उस जगह धर्मवाद काम करता है। 2 धर्मों में बांट दीजिए, उसके बाद में आप महाद्वीपों में कर दीजिए, देशों में राष्ट्रवाद चलता है। फिर उसके बाद क्षेत्रवाद, भाषावाद। तो ये स्तर जैसे जैसे ऊंचा होता दिखता है तो हमें इसका स्पष्टीकरण होता है कि इसमें कितना जो है ढकोसलाबाजी है, कितने लोग हमारे द्वारा फायदा उठा पा रहे हैं और हमारा फायदा उठा रहे हैं। तो जरूरी है कि विकास में बाधा न बनकर एक सहायक की तरह समाज सेवी बनकर हम सरपंच को साथ लेकर हमारे विकास का, हमारे गांव का जो भी एक पदवार है, जो हमारे गांव की बागडोर को हाथ में लिए है, उसके साथ होकर अपने मन के जो मतभेद है उनको छोड़कर एक साथ होकर हमारे गांव के विकास में अग्रसर हों, ताकि हमारी छवि सुधरे और हमसे न जाने कितने लोग और ऐसे होंगे जो ये जानेंगे कि एक अच्छे रवैये के साथ किस प्रकार से विकास किया जा सकता है और कैसे सब लोगों के लिए सहायी हो सकता है वो विकास। जी, इसी चर्चा के विषय में हमारा जो आगे का विषय है वो ये है कि सत्ता मिलने के बाद मैं देखता हूं कि अक्सर जो उम्मीदवार होता है वो अपने पद पर स्थापित होने के बाद अपना रवैया बदल लेता है। तो उस बदले हुए रवैये को सुधारने के लिए, उस स्थिति को सुधारने के लिए एक आम आदमी क्या कर सकता है, किस प्रकार से आवाज उठा सकता है, ताकि हमें उन 5 सालों के सत्र में एक अच्छा परिणाम मिल सके। जी, मैं अपने मित्रों से जानना चाहूंगा कि एक आम आदमी जो है असल में क्या कर सकता है जिसके द्वारा उसका रवैया भी बदला जा सके और स्थिति को भी सुधारा जा सके। जी इसी प्रश्न को मैं दोबारा से वही आपने जो सबसे पहले पूछा था, उम्मीदवार का पढ़ा लिखा होना, उससे कनेक्ट करना चाहूँगा। क्योंकि अगर हम सही उम्मीदवार अपनी तरफ से चुनेंगे तो उस केस में बहुत कम चांसेस मिलेंगे ऐसे कि उनका रवैया बदल जाए। और अगर मान लीजिए इन केस बदल भी जाता है तो उसमें आपको अवेयर होना जरूरी है,
क्योंकि वो अगर उसका रवैया बदलता है, वो किस चीज को लेके बदलता है? धन दौलत को। धन दौलत को लेके, जी। जो उस टर्नओवर में वो कमाएगा। हाँ। तो उसमें मान लीजिए, अब छोटी सी अगर बात लें, आरटीआई, राइट टू इन्फॉर्मेशन, है ना, 2005 का ये एक्ट है, तो उसके अकॉर्डिंग मान लीजिए सरपंच अगर कहीं पे 10 लाख रुपए का बजट उठाता है, कोई भी विकास कार्य करना है, तो अगर आप उस चीज के बारे में अवेयर हो तो आप उसकी पूरी जानकारी लोगे। आरटीआई के तहत आप सब कुछ डॉक्यूमेंटेशन का जो भी काम है वो सब कुछ ले आओगे। वो ले आओगे तो उसके बाद में उसका रवैया कैसे चेंज होगा? क्योंकि उसको तो ब्लैक मनी लेनी है ना। लेनी है, बिल्कुल। ब्लैक मनी तभी ले पाएगा जब जनता अवेयर नहीं है। हम्म। तो इसमें सबसे ज्यादा अवेयरनेस ही मैटर करती है। हम कहीं पे भी जाके देख लेते हैं, मान लीजिए एक छोटे से गांव की बात करें तो गांव में कुछ जने होते हैं जो इस चीज के बारे में अवेयर होते हैं। जी तो बिल्कुल। जो भी कैंडिडेट होते हैं या फिर जो सरपंच बन जाते हैं तो वो उनके साथ मिलके चलते हैं। क्या कारण रहता है उनका? यही कारण रहता है क्योंकि वो अवेयर होते हैं। अवेयर होते हैं वो। उनको पता है कि अगर इनके साथ हाथ से हाथ मिला के नहीं चले तो अपनी खटिया खड़ी हो सकती है। जी बिल्कुल। तो यही चीजें मैं इसमें इंक्लूड करना चाहूंगा कि सबसे पहले तो उम्मीदवार चुनते टाइम ध्यान रखिए, और दूसरी इसके बाद में अगर आपको कोई भी काम करवाना है या फिर आपके क्षेत्र में आपके घर के सामने जो भी कोई काम हो रहा है तो उसका जो भी पूरा ब्यौरा होता है उसको जानने का आपका हक होता है। उसमें ऐसे नहीं कि आपको रिक्वेस्ट करनी होती है, आपका हक होता है लीगल एक्शन लेके आप उसके बारे में पूरी जानकारी ले सकते हो। और वो अगर आपको जानकारी है तो बहुत ही कम चांस है कि जो सरपंच, मान लीजिए कोई भी उम्मीदवार सेलेक्ट होने के बाद में वो पद पर पहुंच जाता है, उसके बाद में उसका रवैया चेंज हो। अगर आप अवेयर हो तो वो शायद ही होगा उसका रवैया चेंज। जी। जी बिल्कुल, इसमें मैं मेरे मंतव्य से बताऊं तो जैसे गांव में सरपंच काम वगैरह कराता है, या आपने कहा कि सरपंच पद पे जैसे पहले सरपंच जो उम्मीदवार होता है तब तो उसका रवैया, बातचीतों का रवैया दूसरा होता है और जीतने के बाद में दूसरा रवैया हो जाता है। और इसमें वो फिर क्या है कि पैसे ही पैसे कमाने की सोचता है, तो उसमें पैसे कमाने की सोचता है तो वो धरातल पर कुछ ना कुछ आजकल डिजिटल कर रखा है सिस्टम को, तो उसमें कुछ ना कुछ वो कार्य कराएगा तभी उसको पेमेंट मिलेगा। जी। तो इसमें बिल्कुल वही अवेयरनेस की बात आ जाती है। अगर युवा संगठन, मेरा मानना यही है कि युवाओं का एक संगठन हो, कोई भी सरपंच बने तो उससे हर चीज में सवाल जवाब करिए, उनसे अपना हक है और उनसे हक मांगिए, तो वो उसमें दांतलाबाजी नहीं कर सकता। जी। और ज्यादातर युवाओं को ही आगे आके संगठन बना के इन चीजों पे केवल केवल वो जातिवाद में फंसा है, तो उनको ये पूछना चाहिए कि पहले आप ये बताइए कि आप काम क्या क्या करवाओगे, विकास के कार्य गिनवाइए। उन्होंने, उस जाति वाले ने वो कह दिया, उस क्षेत्र वाले ने ये कह दिया, इन चीजों में ना फंस कर ये काम करने से ही विकास प्रगति पर होगा। जी धन्यवाद। जैसा कि इन्होंने बताया कि एक सरपंच के बदलते रवैये को अगर सुधारना है तो प्रत्येक आदमी को जागरूक होना जरूरी है। प्रत्येक आदमी अगर ना सही पर गांव के बहुत सारे लोगों को जागरूक होना बहुत जरूरी है, जो उनकी कर्मस्थली को या उनके कार्यों को निगरानी में रखकर उनको करवाए, संपन्न करवाए। और उनके बाद में जो एक धांधलेबाजी के द्वारा, जैसा इन्होंने बताया जीवन राम ने, कि धांधलेबाजी के द्वारा जो पैसा लूटा जा रहा है, तो किस प्रकार से उनके काले चिट्ठों या कच्चे चिट्ठों को जो सामने लाया जा सकता है और सामने लाकर उन्हीं के मुंह पे ये बातें कह के उनको जागरूक किया जा सकता है। जो पद को संभाले हुए जो सरपंच है, जो उम्मीदवार है, उनको जागरूक किया जा सकता है कि भाई उनका रवैया पहले किस प्रकार का था, उनका रवैया बाद में किस प्रकार का हो गया। और इन रवैयों की जो बागडोर, जो एक आपाधापी है इन दोनों के बीच में, असल में उनका रवैया बदला किस जगह से, और उस बदले रवैये का हमें क्या जो है सौगात भुगतनी पड़ रही है या हमें क्या भुगतना पड़ रहा है। तो इसी के साथ आज की हमारी जो चर्चा रही, इसमें हमने 3, 4 या 5 ऐसे मुद्दे उठाए हैं जो हमारे स्थानीय स्तर पे हमारे लिए विकास का जो रास्ता प्रशस्त होना है उसमें सहायक सिद्ध हो सकते हैं। अगर हम इन पे गौर करें या बैठ के चर्चा करें, अगर जरा सी मान लीजिए जैसे हमने चर्चा की है, अगर इन विषयों को हम गहनतम ना सही लेकिन ऊपरी ऊपरी समझकर भी, ऊपरी ऊपरी सोच विचार के साथ भी अगर एक उम्मीदवार के साथ, आने वाले भावी उम्मीदवार के साथ जोड़ना चाहें और विकास को उसके साथ किस प्रकार से संबंधित या कनेक्ट कर सकते हैं, तो इन दोनों में जो अंतर है उस अंतर को समझ पाएं और समझ के साथ फिर इनको अपने ऊपर लागू करें और सरपंच के साथ जोड़ें। So last but not the least, I want to say one thing, that you should speak up. When you speak, you see changes around you, because our voice really do matters. अब मैं इसमें एक एग्जांपल देना चाहूँ तो हमारे गांव का जो मुख्य चौपाल है वहाँ पे कीचड़ की समस्या काफ़ी टाइम से चली आ रही थी। तो
हम मित्र बैठे थे, हम 3 और एक जना और था। हमने ऐसे सोचा कि मतलब लेट नाइट की बात है। हमने कहा कि कल सुबह हम इसी मुद्दे पे बात करेंगे, वीडियो बनाएंगे और पूरा सही तरीके से वो दिखा के और सरपंच साहब से बात करेंगे। तो हमने वो डिसीजन लिया और डिसीजन लेने के बाद में उसका काम प्रॉपर हो रहा है और बहुत अच्छे तरीके से हो रहा है। तो इस चीज़ को अगर जोड़ें तो केवल ये काम एक आवाज़ दूर था। जी। जैसे हमने पहले भी डिस्कस किया था, मतलब अगर हम आवाज़ नहीं उठाते तो बहुत कम चांसेस थे इस काम के होने के। तो मैं आपको यही कहना चाहूँगा, आप जहाँ से भी हमको सुन रहे हैं, आपको आवाज़ उठानी चाहिए, क्योंकि आवाज़ उठाने के कोई पैसे नहीं लगते हैं। वो आपके हक की चीज़ होती है, आपको आवाज़ उठानी चाहिए। आप अगर आवाज़ उठाओगे तो आप ऑब्वियसली आपके आस-पास में आप बदलाव, अच्छे बदलाव देखोगे। जी, आवाज़ उठाने की ही देरी है। कहीं न कहीं वो जो काम अटका हुआ है वो सिर्फ़ इसीलिए अटका है कि आपकी आवाज़ उठाने की देरी है। आपकी आवाज़ उठाते ही वो काम जो है संपन्नता के मार्ग पे प्रशस्त हो जाएगा। और आप भी अपने विचार कमेंट बॉक्स में रख सकते हैं। कोई अच्छा जी। विचार हो तो हमें बिल्कुल सजेशन दें आप। तो आज के एपिसोड में इतना ही। आगे हम इसी विषय पर पुनः चर्चा करेंगे, जिसमें हमारे जो आगे कुछ एक प्रश्न है वो इस ड्यूरेशन से हटाकर दूसरे वीडियो में डालेंगे, ताकि अगर इसमें डालेंगे तो इसका ड्यूरेशन थोड़ा लंबा हो जाएगा। पर इसी विषय पर आगे हम चर्चा करेंगे कि कैसे एक बेहतरीन उम्मीदवार का हम चुनाव करें। सरपंच के चुनावों से पहले ही ये हमारा वीडियो आ जाएगा। तो इसी के साथ ही धन्यवाद। थैंक यू।